नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। इसरो ने ऐतिहासिक मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 किया लॉन्च। मिशन कामयाब होने से 6 लाख इंटरनेट यूजर को होगा फायदा। स्मार्टफोन तक देगा सीधे सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मिशन ब्लूबर्ड की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी कोशिशों को दिखाता है। बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज। आज आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान करेंगे उद्धव और राज ठाकरे। 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत के बीच संजय निरुपम की बड़ी मांग, कहा बीएमसी चुनाव में शिवसेना को मिलनी चाहिए 90 से 100 सीटें। घने कोहरे से हाई रेल सफर पर लगा ब्रेक। दिल्ली में ही 20 उड़ानें रद्द, कई ट्रेनें भी लेट। कारोबारी माल्या ललित मोदी का वीडियो आया सामने, खुद को कहा भारत का 2 सबसे बड़े भगोड़े। मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा माल्या कब भारत लौटेंगे। भारत ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का किया सफल टेस्ट। अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्य को बनाया निशाना, ये पूरी तरह स्वदेशी। असम में लगातार दूसरे दिन हिंसा, 2 की गई जान। 38 पुलिस कर्मियों समेत कुल 45 घायल। चराई जमीन अतिक्रमण पर विरोध कर रहे जनजातीय लोग। हरियाणा के पंचकुला जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सांसद में जुबानी जंग। कृष्णपाल गुर्जर बोले चाचा का दिमाग खराब, भतीजा क्या करे। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा था नाक रगड़वाऊंगा। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप पर शोषण का आरोप। सरकार बोली सबूत नहीं, गोली लगने से गई थी महिला की जान। क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला। जेलेंस्की बोले कूटनीति से पीछे हटना बंद करे मॉस्को। युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी अब मॉस्को पर। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद की प्लेन क्रैश में गई जान। तुर्की से लौटते वक्त हुआ हादसा। तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ विमान। अमेरिका ने यूनुस को दिया बड़ा झटका। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाने का दिया आदेश। किसी भी पार्टी को चुनाव से बाहर को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट केस में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक तलब। आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर होगी पूछताछ। पूर्व पीएम ओली को भी खंगालने की तैयारी। अदानी पोर्ट्स का बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलिया के NQXT का अधिग्रहण पूरा। ग्लोबल ट्रेड में बढ़ेगी हिस्सेदारी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की फर्म ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 300 करोड़ की 40 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला। बिक गई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 4,317 करोड़ में खरीदा। PIA के 75% शेयरों की गई है नीलामी। चीन के हथियार बेचकर पैसा कमा रहा है पाकिस्तान। लीबिया से $4 अरब की सैन्य डील। UN के हथियार प्रतिबंध के बावजूद हुआ ये सौदा। श्रीलंका को आर्थिक मदद करेगा भारत। $450 मिलियन राहत पैकेज देने का किया ऐलान। चक्रवात दितवाह से जूझ रहा है श्रीलंका। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नई सियासी खिचड़ी पक रही है और बड़ी राजनीतिक उलट-पुलट की संभावना है। खबर है कि बीती रात सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार पुणे नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं और इस गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए खुद ही उन्होंने कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से फोन पर बातचीत की और गठबंधन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में सतेज पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी से बात करनी होगी क्योंकि कांग्रेस पुणे नगर निगम में सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी चाहती है। तो वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये गठबंधन इतना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस 165 सदस्यीय पुणे नगर निगम में कम सीटों पर समझौते के पक्ष में नहीं है।
दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि पूरी लोकसभा सीट पहले से ही पार्टी के हिस्से में है और जमीनी ताकत बनाए रखने के लिए उसे नगर निगम चुनाव में भी अच्छी मौजूदगी चाहिए। बता दें, पवार की कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव ने महायुति में दरार की खबरों पर पूरी तरह से मुहर लगा दी है। आपको याद होगा, पहले भी कई बार एनसीपी और बीजेपी में मची खींचतान की खबरें सामने आ चुकी हैं। अजित पवार कम सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और शायद इसी वजह से अजित पवार गुट की एनसीपी ने पूरे नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा अजित पवार की गठबंधन के जिक्र के बाद कांग्रेस बहुत सतर्क है। पार्टी गठबंधन के बाद के नफा नुकसान पर भी मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने एमवीए सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति को लेकर भी सतर्क और गंभीर है। माना जा रहा है कि अगर एनसीपी अजित पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बढ़िया। और लोग यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित हाईवे गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 9 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने मां और नाबालिग बेटी के साथ हुए गैंगरेप के दोषी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाते वक्त स्पेशल जज ओपी वर्मा ने तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को सभ्य समाज से दूर रहना चाहिए। सभी दरिंदे आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं क्या थी पूरी घटना और इस केस में अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल 29 जुलाई 2016 की रात ये पूरा परिवार नोएडा से अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर जा रहे थे। रास्ते में बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 91 पर बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की रॉड जैसा सामान डाल दिया। जब परिवार नीचे उतरा तो सभी को गन पॉइंट पर ले लिया गया। इसके बाद उन सभी को जंगल की ओर ले जाया गया। हाईवे किनारे पूरे परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, के साथ गैंगरेप किया गया। परिवार के सदस्य बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। जांच में सामने आया कि उसी दिन नाबालिग पीड़िता को पहली बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आया था, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर हो गई थी। रेप और लूटपाट के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। घटना के बाद यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही और हाईवे सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई और उस समय की सरकार को हाईवे पेट्रोलिंग, नाइट चेकिंग जैसी व्यवस्थाएं सख्त करने की बात करनी पड़ी। मामले की शुरुआती जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, लेकिन भारी जन दबाव और न्यायिक दखल के बाद 12 अगस्त 2016 को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ये केस NH 91 गैंगरेप केस के नाम से देश भर में जाना जाने लगा और महिला सुरक्षा, हाईवे सुरक्षा पर बहस की बड़ी मिसाल बन गया। शुरुआत में इस मामले में बदमाशों के एक गिरोह के 11 लोगों के नाम सामने आए, जिन्हें कुख्यात बावरिया गैंग से जोड़ा गया। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद 6 मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनके नाम जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील बताए गए। मुख्य आरोपी सलीम बावरिया की 2019 में जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई। बाकी आरोपियों के खिलाफ 2017 और 2018 में अलग अलग तारीखों पर आरोप तय हुए और लंबी सुनवाई चली। जांच में पीड़ित परिवार की पहचान, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, परेड, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट जैसे सबूत अहम रहे, जिनके आधार पर कोर्ट ने इन 5 की भूमिका को साबित माना। दिसंबर 2025 में बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट जज ओम प्रकाश वर्मा ने 5 आरोपियों को मां बेटी से गैंगरेप और डकैती के मामले में दोषी करार दिया। 22 दिसंबर को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने सभी 5 को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए जुर्माने की रकम का बड़ा हिस्सा पीड़िता मां और बेटी को बतौर मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। जज ने टिप्पणी की कि ऐसी जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे अपराधियों को लंबे समय तक समाज से दूर रखना जरूरी है। 5 के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था
अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में सुनाते हुए कोई टिप्पणी की है? कोर्ट माने न्यायालय ने माने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमंस है, इस तरह के राक्षस हैं, उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था। इस पूरे केस में रेयरेस्ट और रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आपको बता दें कि इस केस में आरोपी जुबैर 20 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया कर्मी को देखकर अपने हाथ हवा में लहरा रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जियो राजा, मुझे फेमस कर दो। जियो मेरे शेरो, बहुत बढ़िया। शाबाश। और लोग वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बाद पीड़ित परिवार को सामाजिक दबाव और सुरक्षा और बदनामी के डर से कई बार घर बदलने पड़े और उन्होंने तकरीबन 10 साल में 5 अलग अलग जगह शिफ्ट होकर जिंदगी बसाने की कोशिश भी की। लगभग 9 साल बाद आया ये फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत तो है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ता है कि इतने संवेदनशील मामलों में न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंच जाती है? क्यों परिवार को उस दर्द का इंसाफ इतने सालों बाद मिलता है जिसको भुलाना शायद जिंदगी भर मुमकिन नहीं है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यूपी की योगी सरकार को अदालत से झटका लगा है। दादरी के चर्चित अखलाक मामले में ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका में इस मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार की दलीलों को आधारहीन बताते हुए न्याय प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, उनके खिलाफ केस जारी रहेगा। कोर्ट के इस रुख को बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए एक बार इस मामले पर नजर डालते हैं। 28 सितंबर 2015 की रात दादरी के बिसहाड़ा गांव में रहने वाले मोहम्मद अखलाक पर भीड़ ने अचानक हमला कर दिया था। उस वक्त गांव में ये अफवाह फैली थी कि अखलाक के घर में बीफ रखा हुआ है। उत्तेजित भीड़ ने अचानक अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से खींच लिया और पिटाई की। इस हमले में अखलाक की जान चली गई, जबकि उनके बेटे को गंभीर चोटें आई। इस मामले में कई स्थानीय युवकों पर जान लेने और हिंसा को अंजाम देने की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सरकार का तर्क था कि जनहित और कानून व्यवस्था को देखते हुए वो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमा वापस लेने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और न्याय के हित में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रहना जरूरी है। कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि अब अखलाक मामले के सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना होगा। दो 2026 में शुरू होने में चंद दिन बाकी है। नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बार नए साल में बैंकिंग नियमों से लेकर किसानों और कर्मचारियों तक के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। किसानों से लेकर कर्मचारी और युवाओं से लेकर आम आदमी तक इस बदलाव का बखूबी असर होने वाला है। इस बदलाव में कई बैंकिंग नियम भी होंगे, तो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इन बदलावों में बैंकिंग सेक्टर है। 2026 में क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का नियम बदल जाएगा। SBI, PNB, HDFC सहित तमाम बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरें घटाई हैं, जिसका सीधा असर 2026 में दिखेगा। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और बैंकिंग के लिए आधार पैन लिंक होना जरूरी होगा, वरना सर्विसेज नहीं मिलेंगी। दूसरा, सोशल मीडिया और ट्रैफिक रूल्स हैं। सरकार 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती जैसे नियम बनाने पर चर्चा कर सकती है। कई शहरों में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बदलाव होने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। जनवरी से केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी। चौथा, किसानों के लिए भी कई अहम बदलाव होने वाले हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में किसानों की ID बनाई जा रही है, जो PM किसान योजना के तहत किस्त लेने के लिए जरूरी होगी।
अब जंगली जानवरों के फसल खराब करने पर भी किसानों को बीमा की राशि दी जाएगी। इसके लिए नुकसान के 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। आम आदमी के लिए भी कई बदलाव होने वाले हैं। जनवरी से इनकम टैक्स भरने का नया फॉर्म जारी किया जा सकता है, जिसमें पहले से ही आपकी बैंकिंग और खर्चों की डिटेल भरी होगी। 1 जनवरी से एलपीजी यानी रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू की जाएंगी। इन बदलावों से अगर आपकी रूटीन या जेब पर असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ब्रिटास ने दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए शुरुआती प्लान बन चुका है और आधिकारिक इंकार के बावजूद पहले दौर की चर्चा उच्च स्तर पर पहले ही हो चुकी है। ये अब सिर्फ अटकलें नहीं है, हमारी करेंसी से गांधी को हटाना देश के प्रतीकों को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। जॉन ब्रिटास का ये दावा ऐसे समय में आया जब पहले से ही मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। इस बीच जॉन ब्रिटास के दावे ने सरकार की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोट्स लॉन्च होने के साथ ही महात्मा गांधी की तस्वीर सभी नोटों पर एक स्थायी फीचर बन गई। साल 2022 में आरबीआई ने उन रिपोर्ट्स को साफ तौर पर खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि भारतीय करेंसी से गांधी की तस्वीर हटा दी जाएगी। इसके अलावा एक आधिकारिक बयान में सेंट्रल बैंक ने कहा था कि गांधी की तस्वीर को किसी दूसरी हस्ती की तस्वीर से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जॉन ब्रिटास के इस दावे के बाद बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। 2025 में क्या क्या बुरा हुआ 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। अरावली को काटने की बात हो रही है, एक्यूआई 500 प्लस हो गया है, पानी में यूरेनियम मिल रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, रिवर पॉल्यूटेड हो चुकी है, दूध में केमिकल पाया गया है, पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है, पनीर फर्जी पाया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, न्यूज़ में कॉमेडी हो रही है, प्रॉपर्टीज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन को कम पैसों में सोल्ड हो रही है, रुपीज़ फॉल कर चुका है, प्लेन क्रैश हो चुका है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, कई सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वुमेन्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं। संसद 1 दिन के बजट में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसमें डिस्कस हो रहा है वंदे मातरम कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, रियल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा अच्छे दिन का वादा जो किया था वो एक जुमला ही निकला। अच्छे दिन नेताओं के आए, अपराधियों के आए, अंबानी अडानी के आए, कॉन्ट्रैक्टर्स के आए, दारू के ठेके लेने वालों के आए, पाखंडी बाबाओं के आए। बुरे दिन बच्चों के आए, जवानों के आए, किसानों के आए, मजदूरों के आए। आम दिन जैसे होते थे उससे भी दिन बदतर हो चुके हैं। इन्फ्लुएंसर के दिन कैसे आए आप कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर कर दो।